जमीन से देखने पर बादल बिल्कुल शांत दिखाई देता है, जैसे आसमान में किसी ने एक मुलायम सफेद पेंटिंग बना दी हो। लेकिन अगर थोड़ा करीब से देखें तो ये शांति पूरी तरह टूट जाती है। असल में बादल कोई स्थिर चीज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हर पल गैस और लिक्विड के बीच बदलते रहते हैं। हमारे वेदर, स्टॉर्म्स और आने वाले क्लाइमेट को समझने के लिए हमें आसमान में दिखने वाली इन सफेद आकृतियों से कहीं आगे देखना होगा। हमें उन माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस तक जूम इन करना होगा जो इन बादलों को बनाए रखती है। ये पूरी प्रोसेस इनविजिबल वाटर वेपर से शुरू होती है। जब जमीन से गर्म और नमी से भरी हवा ऊपर उठती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। हवा फैलती है और फैलते समय अपनी अंदर की हीट खो देती है। मीटेरोलॉजिस्ट्स इसे एडायबेटिक कूलिंग कहते हैं। जब ऊपर उठती हुई हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि एक खास थर्मल थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है, जिसे ड्यू पॉइंट कहा जाता है, तब गैसियस वाटर वेपर लिक्विड में बदलने लगता है। लेकिन ये अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिए उसे एक फिजिकल सरफेस चाहिए और ये सरफेस उसे हवा में मौजूद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर मिलती है। समुद्र की लहरों से निकला सी सॉल्ट, हवाओं के साथ उड़कर आया डेजर्ट डस्ट और पॉलन के बेहद छोटे कण, इन्हें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। इन इनविजिबल सीड्स के बिना क्लाउड बन ही नहीं सकता। इन पार्टिकल्स को पकड़कर और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में स्वर्लिंग वेपर का अध्ययन करके रिसर्चर्स ने देखा कि एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स किस तरह वाटर वेपर को लिक्विड में बदलने के लिए मजबूर करते हैं। और यहीं से एक दिलचस्प फिजिकल पैराडॉक्स सामने आता है। एक एवरेज साइज्ड क्यूमुलस क्लाउड में मिलियंस ऑफ टन्स लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, फिर भी वो आसमान में तैरता रहता है। इसकी वजह है कि क्लाउड ड्रॉपलेट्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उनकी टर्मिनल वेलोसिटी यानी नीचे गिरने की स्पीड बेहद कम होती है। जमीन से लगातार उठने वाली वार्म एयर की थर्मल अपड्राफ्ट्स उन्हें ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर धकेलती रहती है। यानी आसमान में तैरता हर शांत और सुंदर क्लाउड असल में ग्रेविटी और थर्मल लिफ्ट के बीच चल रही एक लगातार टग ऑफ वॉर का नतीजा है। लेकिन कभी कभी ये अपवर्ड लिफ्ट कंट्रोल से बाहर हो जाती है। मीटेरोलॉजिस्ट्स इस पोटेंशियल को एक मैट्रिक से ट्रैक करते हैं जिसे केप कहा जाता है। इसे आप स्टॉर्म का फ्यूल गेज समझ सकते हैं। यही बताता है कि कोई हार्मलेस क्यूमुलस क्लाउड कब अचानक बढ़कर एक विशाल क्यूम्यूलोनिम्बस स्टॉर्म बन सकता है। और एक मैच्योर स्टॉर्म सेल के अंदर की दुनिया बेहद वायलेंट होती है। हवा के विशाल कॉलम्स हाईवे जैसी स्पीड्स से ऊपर की तरफ ब्लास्ट करते हैं और तुरंत ही ठंडी हवा के डेंस डिसेंडिंग डाउनड्राफ्ट से टकराते हैं। स्टॉर्म के ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है। यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर भी लिक्विड बने रहते हैं। इन्हें सुपर कूल ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। ये ड्रॉपलेट्स सॉलिड आइस क्रिस्टल्स के साथ बेहद तेजी से मिक्स होते हैं। ये स्कीमेटिक स्टॉर्म के अंदर की सर्कुलेशन को दिखाता है। रेड अपड्राफ्ट्स मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, जबकि ब्लू डाउनड्राफ्ट्स कोल्ड एयर को वापस नीचे लाते हैं। दोनों एक खास फ्रीजिंग लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां वाटर तेजी से आइस में बदलने लगता है। थंडरस्टॉर्म असल में एक विशाल थर्मोडायनामिक इंजन है। ये अर्थ सरफेस से हीट एनर्जी को उठाकर एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है और लगातार रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन यही सर्कुलेशन स्टॉर्म को एक मैसिव जेनरेटर भी बना देती है। क्लाउड के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड वाइंस हल्के पॉजिटिवली चार्ज्ड आइस क्रिस्टल्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारी नेगेटिवली चार्ज्ड आइसी पार्टिकल्स, जिन्हें ग्रोपल कहा जाता है, नीचे की ओर सिंक करते हैं। इस चार्ज सेपरेशन से क्लाउड के अंदर एक्सट्रीम इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन बनने लगती है। ये पोलराइजेशन तब तक बढ़ती रहती है जब तक एयर खुद इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोक नहीं पाती और फिर अचानक वही एनर्जी एक मैसिव बॉल्ट ऑफ लाइटनिंग के रूप में डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर हम एक सिंगल स्टॉर्म सेल से थोड़ा पीछे हटकर देखें तो हमें इससे भी बड़ा सिस्टम दिखाई देता है। कई इंडिविजुअल स्टॉर्म्स मिलकर एटमॉस्फेरिक रिवर से जुड़े होते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड वाटर वेपर की तेजी से मूविंग रिबन्स होती है जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। ये इनविजिबल करंट्स अमेज़न रिवर से भी ज्यादा पानी कैरी कर सकती है। ये ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से गुजरती हुई ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है कि प्लैनेट के किस हिस्से में सीवियर ड्राउट आएगा और किस हिस्से में एक्सट्रीम रेनफॉल होगा। एक छोटे स्टॉर्म की लोकलाइज्ड वायलेंस और एक एटमॉस्फेरिक रिवर की ग्लोबल रीच वास्तव में एक ही बड़े सिस्टम से जुड़ी हुई है। ये दोनों अर्थ मैसिव वाटर और एनर्जी ट्रांसपोर्ट मशीन के अलग अलग गेयर्स हैं, क्योंकि क्लाउड्स पूरे स्काई पर छाए रहते हैं। इसलिए अर्थ क्लाइमेट बजट पर उनका बहुत बड़ा कंट्रोल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लाउड्स क्लाइमेट पर दो बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट्स डाल सकते हैं। लो और थिक स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स ब्रिलियंट व्हाइट रिफ्लेक्टर्स की तरह काम करते हैं, वही हाई और थिन सर्कस क्लाउड्स थर्मल ब्लैंकेट्स की तरह बिहेव करते हैं और हीट को नीचे ट्रैप कर सकते हैं। क्लाउड की कूलिंग पावर काफी हद तक उसके एल्बिडो पर डिपेंड करती है। एल्बिडो का मतलब है इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में भेजने की एबिलिटी। दशकों तक ह्यूमन पॉल्यूशन ने इस रिफ्लेक्टिविटी को आर्टिफिशियली बढ़ाया और ग्लोबल वार्मिंग की असली सेवरिटी को कुछ हद तक मास्क किया। हेवी इंडस्ट्रीज ने मैसिव अमाउंट्स में सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ा। इन एमिशंस ने एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स की संख्या बढ़ा दी,
जिससे ट्रिलियंस ऑफ न्यू कॉन्डेंसेशन सीड्स बन गए। अब इस कंपैरिजन को देखिए। एक नेचुरल क्लाउड में कुछ रिलेटिवली बड़े ड्रॉपलेट्स बन सकते हैं, लेकिन पोल्यूटेड क्लाउड में छोटे ड्रॉपलेट्स की एक डेंस क्लस्टर बनती है, क्योंकि इन छोटे ड्रॉपलेट्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होता है। पोल्यूटेड क्लाउड एक जाइंट मिरर की तरह बिहेव कर सकता है और सनलाइट को ज्यादा एग्रेसिवली स्पेस में रिफ्लेक्ट कर सकता है। लेकिन रीसेंट क्लाइमेट रिसर्च एक अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंस की तरफ इशारा करती है। जैसे जैसे क्लीन एयर पॉलिसीज पार्टिकुलेट पोल्यूशन को कम कर रही है, वैसे वैसे क्लाउड्स में ड्रॉपलेट्स बनने के लिए अवेलेबल पार्टिकल्स भी कम हो रहे हैं और उनकी रिफ्लेक्टिव कूलिंग पावर बदल रही है। डेटा यह भी दिखाता है कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स में बदलाव वाटर अपटेक और अर्थ एनर्जी बजट को प्रभावित कर सकता है। यानी पोल्यूशन कम करके हम पब्लिक हेल्थ के लिए बेहद जरूरी क्लीन एयर हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एटमॉस्फेयर की एक आर्टिफिशियल रिफ्लेक्टिव शील्ड भी कम हो रही है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की असली और तेजी से बढ़ती हुई रेट ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। कॉन्डेंसेशन और थर्मोडायनामिक्स के फिजिकल लॉज सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। यही यूनिवर्सल फिजिक्स पूरे यूनिवर्स में काम करती है। यही फोर्सेस वीनस के एटमॉस्फेयर में थिक और सफोकेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स बनाने में रोल निभाती है और जुपिटर पर रैगिंग अमोनिया स्टॉर्म्स को भी ड्राइव करती है। इसलिए जब हम अर्थ पर खड़े होकर ऊपर किसी मैजेस्टिक व्हाइट क्लाउड को देखते हैं, तो असल में हम यूनिवर्सल फिजिक्स को एक्शन में देख रहे होते हैं। जो क्लाउड हमें शांत और मोशनलेस दिखाई देता है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। उसके अंदर केओटिक रियलिटी छिपी होती है, टूटते हुए आइस क्रिस्टल्स, रॉ इलेक्ट्रिसिटी और लगातार चलती थर्मोडायनामिक एनर्जी। क्लाउड्स सिर्फ आसमान की खूबसूरत सफेद आकृतियां नहीं हैं, वे हमारे क्लाइमेट के थर्मल रेगुलेटर्स हैं, एक्टिव इंजन्स हैं, जो अर्थ पर लाइफ के लिए जरूरी उस नैरो टेम्परेचर रेंज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।